देखिए अभी तक हमने लास्टली जो सेशन डिस्कस किया था उसके अंदर डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, जिसके रिगार्डेड हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट को अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड किया हुआ है, यानी फंक्शनल बेसिस पे हमने न्यूट्रिशन को डिवाइड किया था। आपको याद होगा, जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखी है जरूर देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने देखा था फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने 3 कैटेगरीज डिवाइड की थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है, और एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो कि बेसिकली एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। क्या एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, और मोस्ट कॉमन जो सोर्स माना जाता है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। देन एनर्जी का रिच सोर्स माना जाता है, दैट इज फैट माना जाता है, फैट या लिपिड्स माना जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्टली इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। केवल एक ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हमने ये चीजें पढ़ ली है, अब कौन सी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया है क्योंकि एनर्जी गिविंग फूड है। फैट हमने पढ़ लिया है जो कि एनर्जी का रिचेस्ट सोर्स है, जो कि हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, बॉडी को डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, दैट इज प्रोटीन। और प्रोटीन के रिगार्डेड भी हम पढ़ चुके हैं। यानी अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फैट पढ़ा और प्रोटीन पढ़ा, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड हमने पढ़ लिया है और बॉडी बिल्डिंग फूड हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मींस ये है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन मींस ये है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे फूड जो कि बॉडी को क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन किससे देंगे सर? इन्फेक्शन और डिजीज कंडीशन से देंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन के अंदर विटामिन, जो कि एक प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है। कौन सा फूड माना जाता है? प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली, क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम फूड के रिगार्डेड जो न्यूट्रिएंट थे उनकी कैटेगरी वाइज हमने देख लिया है, 2 कैटेगरीज हमने देख ली है। नेक्स्ट कैटेगरी प्रोटेक्टिव फूड हम देखने वाले हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा आज का सेशन भी और प्रीवियसली सारे सेशन भी, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल से हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियसली आपको सेशन अवेलेबल करवाए हुए हैं। नहीं देखा हो तो उनको देख लीजिएगा। फर्स्ट सेशन न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग था, उसके अंदर हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। तो देखें यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये मान के चलिए कंपिटिटिव एग्जाम में जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें से यहां पर से क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो भी कंपिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी नर्सिंग फील्ड का कोई भी एग्जाम हो, तो ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, इसलिए यहाँ से ध्यान दें। बाकी हम बीपीसी CHN के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बताने वाला। मैक्रोन्यूट्रिएंट मींस ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, बॉडी को ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जो कि तीनों हम पढ़ चुके हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के रिगार्डेड। यानी बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है उन फूड को, उन न्यूट्रिएंट को क्या कहा जाता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है, तीनों हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है और ये बिल्डिंग फूड होता है, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। तीनों हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर हमने पढ़ा है। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, यानी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं उन न्यूट्रिएंट को माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। नाम से मीनिंग निकल रहा है। माइक्रो मींस छोटा, छोटा या कम, छोटा या कम और मैक्रो मींस बड़ा या ज्यादा, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के रिगार्डेड हम आज डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स डिस्कस करने के बाद हम मिनरल्स डिस्कस करेंगे। विटामिन्स जो कि एक प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है, यानी हमें क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, उसके साथ ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो करेगा ही करेगा। ये तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो उसी का ही काम करेगा, अदर भी वर्क होते हैं। आगे अपन डिस्कस करेंगे विटामिन क्या फंक्शन करते हैं, क्या क्या विटामिन के काम होते हैं, किस तरीके से ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक हमने एक तरीके से प्रीवियसली जो भी सेशंस लिए हैं उनका एक इंट्रोडक्शन, उनका एक हिंट
पॉइंट हमने यहाँ पर देखा है। अब डिटेल से हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन को। तो सबसे फर्स्ट वन पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, विटामिन आर द माइक्रो न्यूट्रेंट। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विटामिन क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंट है। माइक्रो न्यूट्रेंट क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि सर ये बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होता है, बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होता है, इसीलिए इसको माइक्रो न्यूट्रेंट कहा जाता है। और एक पॉइंट यहाँ और मेंशन कर लीजिएगा कि विटामिन आर द प्रोटेक्टिव फूड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है विटामिन को। ध्यान रहे 3 पॉइंट यहां मेंशन होंगे। फर्स्ट पॉइंट दैट इज माइक्रो न्यूट्रेंट, सेकंड पॉइंट दैट इज स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होता है, और थर्ड पॉइंट दैट इज प्रोटेक्टिव फूड। थर्ड पॉइंट दैट इज क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन और डिजीज। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे तीनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, फोर्थ पॉइंट। दीज सब्सटेंस इनेबल द बॉडी टू प्रोड्यूस एंजाइम, हॉर्मोन्स एंड अदर सब्सटेंस एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी यहां पर लिखा हुआ है कि बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी केमिकल्स बॉडी के अंदर रिक्वायर होते हैं, जो भी केमिकल्स बॉडी के अंदर जरूरी होते हैं, लाइक वो एंजाइम हो सकते हैं, लाइक वो हार्मोन हो सकते हैं, लाइक अदर सब्सटेंस हो सकते हैं, जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको ये क्या करते हैं, उसको ये क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। इनेबल कौन करते हैं, विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं, विटामिन्स जो भी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती हैं हार्मोन्स की, एंजाइम की या फिर अदर सब्सटेंस की, तो उनको इनेबल यानी एक्टिवेट करने का काम करता है विटामिन्स। आई थिंक क्लियरली पॉइंट समझ में आया होगा। विटामिन्स का काम होता है कि बॉडी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एंजाइम की हो सकती है, लाइक हार्मोन की हो सकती है, लाइक फिर अदर सब्सटेंस की हो सकती हैं, जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल है, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो विटामिन्स क्या करता है, इन केमिकल्स पर एक्ट करता है, इनके टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करता है और वहां से एंजाइम, हार्मोन्स या अदर सब्सटेंस का प्रोडक्शन करता है, अदर सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है या फिर उनको इनेबल कर देता है, योग्य कर देता है कि वो ऐसे सब्सटेंस का क्या करे, सिक्रेशन करे या ऐसे सब्सटेंस को प्रोड्यूस करे जिससे क्या हो, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक सफिशिएंट अमाउंट में हो सके। तो कह सकते हैं कि हमने कहा था कि सर प्रोटीन तो क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, और विटामिन हमने कहा कि सर ये प्रोटेक्टिव फूड है। तो क्या ये विटामिन प्रोटीन को इंक्रीजमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा है, प्रोटीन को स्टिमुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ सर, बॉडी के अंदर प्रोटीन से रिगार्डेड जो भी सेल्स टिश्यूज होती है उसको ये स्टिमुलेट करता है, कौन, विटामिन, कि वो क्या करे, अपना काम करे। अपना काम से मतलब अपना एंजाइम, अपना हार्मोन या अदर सब्सटेंस जो भी सीक्रेट करते हैं उसका वो प्रोडक्शन करे, जिससे कि बॉडी को क्या हो, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। आई थिंक 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, आपको समझ में आ गए होंगे क्लियरली। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज ये माइक्रो न्यूट्रेंट है, दैट इज सेकेंड पॉइंट है कि स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, और थर्ड पॉइंट कि ये प्रोटेक्टिव फूड है। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये जो विटामिन होते हैं वो इनेबल कर देते हैं किनको इनेबल कर देते हैं, एंजाइम, हार्मोन या फिर अदर सब्सटेंस जो भी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं, जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, उनको ये क्या कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं। आई थिंक चारों पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं विटामिन के रिगार्डेड। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं विटामिन के रिगार्डेड। नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट यील्ड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अपन ने पढ़ा है स्टार्टिंग में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि विटामिन जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। विटामिन क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट या फैट की तरह ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, एनर्जी यील्ड फूड नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। दे डू नॉट यील्ड एनर्जी लाइक फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बट वाइटल फॉर दी बॉडी सर्वाइवल ऑफ अ मैन
एज अ कैटालिस्ट इन अ वेरियस बॉडी प्रोसेस, लेकिन ये क्या करते हैं, जितनी भी प्रोसेस होती हैं बॉडी की सर्वाइवल के लिए, एक ह्यूमन की बॉडी की सर्वाइवल के लिए जितनी भी प्रोसेस होती है उनमें ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है। क्या करता है, उनमें ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है। यानी कह सकते हैं विटामिन बी काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी वाइटल पार्ट होता है बॉडी को, विटामिन बी वाइटल पार्ट होता है या वाइटल न्यूट्रिएंट होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस पॉइंट को वापस से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुने। देखिए इसमें कहा है कि जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी इल्ड फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। लेकिन जो विटामिन हम पढ़ रहे हैं ये एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। विटामिन जो हम पढ़ रहे हैं वो एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, लेकिन ये बॉडी के लिए वाइटल न्यूट्रिएंट माना जाता है। बॉडी के लिए वाइटल न्यूट्रिएंट माना जाता है। क्यों माना जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव होने के लिए जितने भी प्रोसेस होती हैं, एक ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव के लिए जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनमें ये विटामिन कैटालिस्ट की तरह काम करता है। उनमें विटामिन क्या करता है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है। सर कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट हिंदी में कहे तो अपन उत्प्रेरक, क्या कहे, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक का काम होता है कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसकी स्पीड को बढ़ाना, उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं करता है लेकिन फिर भी उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, प्रोसेस जल्दी हो उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। दैट इज कह सकते हैं कि विटामिन काफी इंपॉर्टेंट होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। ह्यूमन बॉडी के लिए वो कैटालिस्ट का भी काम करता है। कैटालिस्ट मीन्स कहे तो उत्प्रेरक का भी काम करता है। आई थिंक क्लियरली यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये सारा कुछ ऐसा कि ऐसा ही आपको याद रखना है, क्योंकि ये अगर ये पॉइंट आपको याद है तो आगे के जो भी सेशन हम लेंगे वो सारे सेशन आपको एज इट इज समझ में आएंगे। और ये मान के चले न्यूट्रिशन के रिगार्डेड जो प्रीवियसली सेशंस हुए हैं वो सारे सेशंस आपको समझ में आए हैं तो ही आगे के सेशन समझ में आएंगे, अदरवाइज आगे के सेशन में आपको दिक्कत आ सकती है, आगे के सेशन को समझने में आपको परेशानी आ सकती है। तो लास्ट सेशन जरूर देखिए और कंटिन्यू सेशन में आप बने रहे, डेली अप टू डेट आपको सेशन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं विटामिन के रिगार्डेड। और विटामिन के रिगार्डेड नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन और डिजीज। वही पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो विटामिन होते हैं बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड माने जाते हैं। कौन से फूड माने जाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड माने जाते हैं। किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन और डिजीज के अगेंस्ट इनको क्या माना जाता है, प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं सम 13 विटामिन। कुछ यहाँ पर 13 यानी 13 विटामिन हैं स्टेट रखे हुए हैं जो कि बॉडी को जरूरत होती है, बॉडी को नीड होती है इन विटामिन की। कम से कम ये मान के चलिए 13 विटामिन ऐसे होते हैं जिनको बॉडी को उनकी नीड होती है। अगर बॉडी के अंदर वो फुलफिल नहीं होते हैं, बॉडी के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जाता है तो कोई भी डेफिशिएंसी एब्नॉर्मलिटीज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कौन से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होंगे वो आगे अपन डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअसली सेशन के अंदर। अभी हम केवल एक नॉर्मल विटामिन क्या होते हैं, विटामिन का क्लासिफिकेशन क्या होगा और विटामिन के रिगार्डेड ये सेशन अपन ले रहे हैं। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। यहां तक आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए, सिंस द बॉडी कैन नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग विटामिन इन सफिशियंट, यानी यहां पर लिखा हुआ है कि बॉडी के अंदर विटामिन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, यानी बॉडी के अंदर विटामिन बनते नहीं है, बॉडी के अंदर विटामिन बनते नहीं है इन सफिशिएंट अमाउंट में। सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी के अंदर विटामिन नहीं बनते हैं, इसीलिए सफिशिएंट अमाउंट में बनते नहीं है, इसीलिए इनको किससे सप्लाई होती है, इनकी किससे सप्लाई होती है, डाइट के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। यानी सीधा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि विटामिन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर विटामिन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, बॉडी के अंदर विटामिन नहीं बनते हैं, इसीलिए इनकी सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर थ्रू दी डाइट होती है, यानी डाइट के द्वारा फुलफिल की जाती है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को उसमें विटामिन की डाइट के थ्रू रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। यानी विटामिन बॉडी के अंदर बनते नहीं है बल्कि इनको फूड के द्वारा लिया जाता है। आई थिंक क्लियरली पॉइंट समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अ बैलेंस डाइट मीट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन, यानी एक बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट अगर ली जा रही है तो उसमें विटामिन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती हैं। विटामिन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया विटामिन के रिगार्डेड कुछ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपने 5-7 पॉइंट ऐसे डिस्कस किए जो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे और आपको याद रखना ही रखना है विटामिन के रिगार्डेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट विटामिन के रिगार्डेड। अब आगे हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं और बेसिकली आप सबको भी पता होगा विटामिन्स को क्लासिफाइड किया हुआ है 2 कैटेगरीज के अंदर। विटामिन्स को क्लासिफाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरीज हम देखते हैं, ठीक है। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। और ये मान के चलिए जो अभी पढ़ने वाले हैं वहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रहे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक नर्सिंग के तो अंदर तो पूछा ही जाता है, लेकिन नर्सिंग के अदर जो एग्जाम होते हैं, जनरल एग्जाम्स, लाइक वो पटवार हो सकता है, रीट हो सकता है, या फिर अदर जनरल एग्जाम हो सकते हैं, उनके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दे और ध्यान से कंसंट्रेशन से इस सेशन को ले। चलिए क्लासिफिकेशन पढ़ रहे अपन विटामिन का, और विटामिन को ब्रॉडली या मेनली कहे तो 2 टाइप में क्लासिफाइड किया हुआ है। 2 टाइप कौन कौन से सर? 2 टाइप में क्लासिफाइड किया हुआ है। एक तो किया हुआ है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक तो किया हुआ है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा किया है वाटर सोल्यूबल विटामिन, दूसरा किया है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो 2 टाइप में क्लासिफाइड किया है, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन को हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। वाटर सोल्यूबल की विटामिन के अंदर स्पेशली देखा जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आते हैं। जितने भी विटामिन होते हैं उनका बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी इंक्लूड किए जाते हैं वाटर सोल्यूबल के अंदर। रिमेनिंग विटामिन लाइक ए डी ई के जो विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन हेडिंग है यहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन। और फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? ऐसे विटामिन जो कि क्या होते हैं फैट के अंदर। और फैट क्या होता है? फैट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट सेशन के अंदर। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, नहीं देखा है तो फैट और लिपिड्स के रिगार्डिंग आपने सेशन नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। प्रीवियसली सेशन आपको दिया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहां से आप पूरे सीएचओ के अंदर सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड जो भी क्लासेस हो रही है उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए पढ़ रहे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी ऐसे विटामिन जो कि फैट के अंदर, लिपिड के अंदर, ऐसे विटामिन जो कि फैट के अंदर या लिपिड्स के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। यानी ऐसे विटामिन जो कि फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, यानी डिजोल्व हो सकते हैं। यानी ऐसे विटामिन जो कि फैट के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं, सोल्यूबल हो सकते हैं, घुल सकते हैं, ऐसे विटामिन को कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन। दैट इज आप देख सकते हैं विटामिन ए डी ई के आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। ये सारे क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। कौन कौन से? ए डी ई के। नीचे आप एग्जाम्पल भी देख रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन के तो 4 विटामिन यहाँ पर है, विटामिन ए डी ई के। ये चारों विटामिन क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। याद रखिए चारों विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। कौन कौन से? ए डी ई के। याद रखिए, अगर याद नहीं रहता है तो 1-2 बार इनको रिपीट करें, और अगर आपको फिर भी याद नहीं होता है तो आप कॉपी में नोट करके इनको याद रखें। लेकिन आपको याद रखना है कि विटामिन्स के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और इनको अपन
वन बाय वन सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। विटामिन ए के बारे में पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, फिर डी के बारे में, फिर ई के बारे में, फिर के बारे में, ऐसे बी के बारे में और सी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं फैट सोल्यूबल के बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल के बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से सभी सेशन आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म G1 एजुकेशन पर। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर ले ताकि वहाँ पर जो भी PDF अवेलेबल करवाई जाए वो आप तक पहुँच सके। और साथ ही इंस्टाग्राम चैनल का भी, इंस्टाग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक दिया हुआ है ताकि आप वहाँ पर पर्टिकुलर पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे जो भी डिस्कशन करना होता है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन के रिगार्डेड वाटर सोल्यूबल विटामिन। चलिए नेक्स्ट विटामिन हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। और वाटर सोल्यूबल विटामिन से मींस क्या समझे, ऐसे विटामिन जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं यानी वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं, दैट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। यानी ऐसे विटामिन जो कि वाटर के अंदर डिसोल्व हो सकते हैं, वाटर के अंदर घुल सकते हैं, ऐसे विटामिन को वाटर सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी के अंदर, बी को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा है आप सबको पता है, बी को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा है, क्योंकि बी के अंदर काफी सारे कैटेगरीज के B1, B2, B5, B6, B9, B12 इस तरीके से आगे कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स माना गया है। एक पर्टिकुलर बी विटामिन नहीं है, बी के अंदर काफी सारे अलग अलग तरीके के विटामिन है, अलग अलग, ठीक है, काफी सारे विटामिन है। B1 है, B2 है, B6 है, B5 है, B9 है, B12 है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। उसके अलावा विटामिन सी, यानी बेसिकली कहे वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं बी एंड सी, दोनों याद रखिए आप, बी एंड सी वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, रिमेनिंग फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आया होगा और आई थिंक अभी तक जो सेशन चल रहे हैं वो आपको क्लियरली और इजीली समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर। थायमिन, एग्जाम्पल देखते हैं विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन का थायमिन, जिसको अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। उसके बाद राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जिसको भी आगे अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड जिसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन दैट इज विटामिन B6, ठीक है, पायरिडोक्सिन इसको भी अपन आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखें पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड जिसको भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। फोलिक एसिड इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे और विटामिन B12 इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि अभी तक ये जो नाम मैंने बताए हैं, अभी तक जो लिस्ट हमने देखी है ये विटामिन बी की हैं। ये विटामिन कौन से हैं, बी कॉम्प्लेक्स हैं। कौन से हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। दो देख लीजिए कितने सारे विटामिन हैं बी के अंदर आते हैं, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। B1, B2, B6, B5, B9, B12 इस तरीके से होते हैं, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन माने जाते हैं। और नेक्स्ट विटामिन है यहाँ पर वाटर सोल्यूबल विटामिन, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, और वो विटामिन होता है विटामिन सी। यानी विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन। A, D, E, K, E, D, E, K ये है विटामिन आपके, ये कौन से विटामिन हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ये तो है फैट सोल्यूबल विटामिन और ये है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो दोनों आपको याद रखने हैं कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, क्योंकि आपके रिगार्डेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये सब कुछ याद रखना है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन विटामिन के रिगार्डेड। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजीली हमने जो भी पढ़ा है विटामिन के रिगार्डेड। अब आगे हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर एक एक विटामिन के रिगार्डेड, हम सेशन वाइज डिस्कस करेंगे
और आज के सेशन के अंदर हम सबसे फर्स्ट वन विटामिन डिस्कस कर रहे हैं, विटामिन ए। विटामिन ए जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। देखिए सबके रिगार्डेड जितने भी विटामिन है उसके रिगार्डेड आपको केमिकल नेम भी याद रखना है। आगे मैं कंटिन्यूअसली बढ़ता जाऊंगा तो हर जगह देखिए आपके एग्जाम में जरूरी नहीं विटामिन ए लिख के आए, विटामिन ए नहीं लिख के उसकी जगह क्या लिखा आ सकता है, रेटिनॉल लिखा आ सकता है। तो आपको पहचानना है कि विटामिन कौन से विटामिन के रिगार्डेड आपसे बात की जा रही है। तो रेटिनॉल किससे रिगार्डेड है, विटामिन ए से रिगार्डेड है। तो हर विटामिन के रिगार्डेड आपको केमिकल नेम भी बताए जाएंगे, तो वह भी आपको याद रखने होंगे, तभी जाकर आपके लिए विटामिन काफी ईजी होंगे। इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली और कंसंट्रेशन के साथ सेशन को लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को कंटिन्यू बढ़ते हैं और इसके रिगार्डेड पढ़ते हैं विटामिन ए के रिगार्डेड। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन ए के रिगार्डेड हम पढ़ने वाले हैं और विटामिन ए होता है रेटिनॉल। देखिए बेसिकली सामने से आप समझ पा रहे होंगे रेटिनॉल, रेटिनॉल रिलेटेड टू रेटिनॉल रिलेटेड टू रेटिना, रेटिनॉल रिलेटेड टू रेटिना, रेटिना रेटिना और रेटिना रिलेटेड टू आई, रेटिना रिलेटेड टू आई, आपकी जो आईज होती है उससे रिलेटेड है। यानी रेटिनॉल डायरेक्टली रिलेटेड टू रेटिना, रेटिना रिलेटेड टू आई और आई रिलेटेड टू विजन, आई रिलेटेड टू विजन। यानी डायरेक्टली कह सकते हैं कि विटामिन ए विजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉइंट याद रखिए, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, विटामिन ऑफ विजन भी कहा जाता है। विटामिन ए को विटामिन ऑफ विजन या विजन ऑफ विटामिन भी कहा जाता है। कैसे भी आप समझे, विटामिन ए को विटामिन ऑफ विजन भी कहा जाता है क्योंकि रेटिनॉल रिलेटेड होता है रेटिना से और रेटिना रिलेटेड होता है आई से और आई रिलेटेड होती है विजन से। तो याद रखिए इसके रिगार्डेड जो भी होगा अपन डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं विटामिन ए के रिगार्डेड। तो सबसे फर्स्ट वन पॉइंट आप देखेंगे विटामिन ए है जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ध्यान रहे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ए डी ई के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स और सी है जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन कर लिया अपन ने, विटामिन ए क्या है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। ध्यान रहे जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं उतने से पॉइंट आपने याद रख लिए ना, तो ये मान के चलिए विटामिन के रिगार्डेड और सभी सेशन के रिगार्डेड जितने भी सेशन आप लेंगे, जितने भी सेशन अभी तक हमने कर लिए और जितने भी आगे हम सेशन लेंगे सीएचओ ब्रिज कोर्स के रिगार्डेड, हर सेशन के अंदर जो भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है अगर वो आपको याद है तो 101% आपको अच्छी रैंकिंग से पास होंगे, आप अच्छी रैंकिंग से पास होंगे और जो भी चॉइस आप भरेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की वही आपको मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसीलिए सभी सेशन को, जितने भी सेशन आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उनको कंसंट्रेशन के साथ लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक वो पहुंच जाए और सभी उनको पढ़ सके और सभी को इस तरीके से अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी तरीके से रैंकिंग मिल सके। चलिए फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करें कि इसका केमिकल नेम, तो केमिकल नेम ऊपर ही मैंने बता दिया रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल होता है। देखिए जहां जहां पॉइंट वाइज में कर रहा हूं वहां से ही मान के चलिए जो अपनी आरएचएस के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर यानी राजस्थान सीएचओ के लिए सब्जेक्टिव पेपर होगा, राजस्थान सीएचओ के लिए तो सब्जेक्टिव पेपर होगा, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी लाइक इग्नू यूनिवर्सिटी के रिगार्डेड ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसीलिए जो भी कैंडिडेट इग्नू यूनिवर्सिटी से सीएसओ कर रहे हैं, सीसीएस कोर्स कर रहे हैं, वो ध्यान रहे जो भी मैं पॉइंट मेंशन करता हूं वो आप याद रखें, वहां से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन ऑफ विजन। अब विटामिन ऑफ विजन क्यों कहा, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम है दैट इज रेटिनॉल और रेटिनॉल इज रिलेटेड टू रेटिना और रेटिना इज रिलेटेड टू आई, डायरेक्टली आई से रिलेटेड है और आई रिलेटेड है डायरेक्टली विजन से। इसीलिए कह सकते हैं विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ऑफ विजन होता है, यानी दृष्टि का विटामिन होता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गए होंगे तीनों पॉइंट्स। आगे हम देखें तो कुछ डाटा यहां पर है। देखिए इन इंडिया 8% ऑफ चिल्ड्रन एज 6 मंथ से लेकर 6 ईयर, 6 मंथ टू 6 ईयर
6 मंथ टू 6 ईयर जो चिल्ड्रंस हैं उनमें डेफिशिएंसी देखने को मिली है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। कहां से कहां तक? 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चे के अंदर 8% चिल्ड्रन ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनके अंदर क्या देखने को मिली है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। ये पुराना डाटा है लेकिन अभी थोड़ा चेंजेस हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जनरली आपको याद रखना है कि इन इंडिया के अंदर 8% ऐसे भी बच्चे हैं जो कि जिनकी एज कितनी है? 6 महीने से लेकर 6 साल तक हैं, उनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिली है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी तो उससे रिगार्डेड प्रॉब्लम होगी, और उससे रिगार्डेड क्या प्रॉब्लम होगी? क्योंकि इसको विजन बोला है, विटामिन ऑफ विजन बोला है, तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उसकी साइड से यानी देखने से विजन से रिगार्डेड प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, यही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा विटामिन ए के रिगार्डेड। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अ मेजर कोज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। जो भी प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है उसका मेजर कोज माना जाता है विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है विजन को, अगर वो ट्रीट नहीं की गई, उसकी सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन ए को नहीं लिया गया तो वो डायरेक्टली कोज कर देता है ब्लाइंडनेस को, यानी अंधापन वो कोज कर देता है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन। विटामिन ए रेस्पॉन्सिबल होता है नाइट विजन के लिए, इसीलिए आपने पढ़ा होगा विटामिन ई की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो कि अपन आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सबको यहां तक जो भी पॉइंट मेंशन किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। विटामिन ए डायरेक्टली रिलेटेड टू नाइट विजन के रिगार्डेड वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अब थोड़ा सा मैंने एक डायग्राम बना के यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो डायग्राम बनाने का मेरा पर्पज है वो क्लियर और सही हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपको जो डायग्राम मैंने बताया है, जो डायग्राम मैंने बनाया वो आपको समझ में आ जाए। तो देखें यहाँ पर रेटिना, सपोज कीजिए ये आपकी आई है, और आई के अंदर क्या है? रेटिना है। रेटिना के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आपने पढ़ा होगा। रेटिना ईएनटी के अंदर, ईएनटी सिस्टम जो पढ़ा होगा आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा इजीली, ठीक है। तो रेटिना के अंदर अपने आइज के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? रोड सेल और कोन सेल। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? सर पढ़ी तो है पर याद नहीं है, तो याद रखिए रोड सेल और कोन सेल, दो टाइप की सेल्स वहां पर आपको देखने को मिलती हैं, दो टाइप की सेल्स आप वहां पर पढ़ते हैं, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है रोडोप्सिन। क्या होता है? रोडोप्सिन होता है। और कोन सेल के अंदर होता है आयोडोप्सिन। क्या होता है? आयोडोप्सिन होता है। क्या होता है? आयोडोप्सिन। रोड सेल रिलेटेड टू रोडोप्सिन, कोन सेल रिलेटेड टू आयोडोप्सिन। ध्यान रखिए, कोन सेल रिलेटेड टू आयोडोप्सिन, रोड सेल रिलेटेड टू रोडोप्सिन, और आयोडोप्सिन रिलेटेड टू कलर विजन। आयोडोप्सिन क्या करवाता है? कलर विजन करवाता है, इसीलिए मैंने डायग्राम का कलर बिल्कुल येलो रखा है। येलो मीन्स आप समझ सकते हैं कलरफुल, ठीक है। याद रखिए आयोडोप्सिन मीन्स होता है, आयोडोप्सिन रिलेटेड होता है कलर विजन से। कौन से विजन से? कलरफुल विजन से। और रोडोप्सिन रिलेटेड होता है नाइट विजन से, इसीलिए मैंने डार्क किया हुआ है, इसलिए मैंने उनको ब्लैक किया है, आपको समझ में आ जाए कि रोडोप्सिन इज रिलेटेड टू नाइट विजन, रोडोप्सिन इज रिलेटेड टू नाइट विजन। लेकिन जो रोडोप्सिन सिंथेसिस होता है, रोडोप्सिन का सिंथेसिस होता है वो किसके थ्रू होता है? रेटिनॉल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? रेटिनॉल के थ्रू होता है। अब रोडोप्सिन ही सिंथेसिस नहीं होगा कि अगर रेटिनॉल है यानी विटामिन ए, रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम है, तो विटामिन ए रेटिनॉल है। अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी के अंदर आ रहा है रेटिनॉल, तो बॉडी के अंदर, आई के अंदर रोडोप्सिन बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा, तो फिर नाइट विजन भी क्या होगा? इजीली होगा। अगर रेटिनॉल का डेफिशिएंसी हो जाता है, रेटिनॉल इन सफिशिएंट अमाउंट में है बॉडी के अंदर, तो वो आई के अंदर क्या नहीं बनेगा? रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो उसका ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होगा कि नहीं होगा? नाइट विजन होगा कि नहीं होगा? तो उसका क्लियरली नाइट विजन नहीं होगा। क्लियरली नाइट विजन नहीं होगा तो फिर उसको क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ सर, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। तो सर आपको ये समझ में आया या नहीं आया? डायग्राम से क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
सर क्लियर तो हो गया, एक बार और से आप समझा दीजिएगा तो क्लियरली अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं इस पॉइंट को। देखिए यहाँ पर आपकी आई है, यहाँ पर आपकी आइस है, आइस के अंदर रेटिना प्रेजेंट होता है, आइस के अंदर रेटिना प्रेजेंट होता है और रेटिना डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेटिनोल से, रेटिना डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेटिनोल से। तो देखिए यहाँ पर आई के अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल और कोन सेल, रोड सेल रेस्पॉन्सिबल होती है रोडोप्सिन, यानी रोड सेल के अंदर रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन सिंथेसिस होता है। तो रोडोप्सिन सिंथेसिस होता है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है नाइट विजन के रिगार्डेड। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? नाइट विजन के रिगार्डेड। वहीं पर कोन सेल की बात करें तो कोन सेल के अंदर सिंथेसिस होता है आइडोप्सिन, और आइडोप्सिन रेस्पॉन्सिबल होता है कलर विजन के लिए। किसके लिए? कलर विजन के लिए। अब ध्यान देने की बात यहाँ है, ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया। ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर आकर वर्क करता है आपका रेटिनोल, यहाँ पर आकर वर्क करता है आपका रेटिनोल। रेटिनोल क्या होता है सर? रेटिनोल क्या होता है सर? विटामिन ए जो हम पढ़ रहे हैं वही रेटिनोल है, विटामिन ए जो हम पढ़ रहे हैं वही रेटिनोल है। अब यहाँ पर जो रोडोप्सिन बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है? वो रेटिनोल की हेल्प से बनता है। रेटिनोल क्या है सर? विटामिन ए है। अगर रेटिनोल यानी विटामिन ए सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी के अंदर आ रहा है, रेटिनोल और विटामिन ए सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी के अंदर इनटेक किया जा रहा है, तो ये रोडोप्सिन प्रॉपर या सफिशिएंट अमाउंट में बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर, अगर रेटिनोल सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट हो रही है, सफिशिएंट अमाउंट में उसको फुलफिल किया जा रहा है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में रेटिनोल है, तो वहां पर रोडोप्सिन बनेगा तो फिर नाइट विजन भी क्लियरली अच्छी तरीके से होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अगर इसका अपोजिट हम कहें कि अगर रेटिनोल की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन ए नहीं बन रहा है, विटामिन ए नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या रोडोप्सिन बनेगा? तो ये भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं सिंथेसिस होगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नाइट विजन होगा? सर नहीं होगा। नाइट विजन नहीं होगा तो नाइट विजन नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, यानी नाइट के अंदर पर्सन को देखने को दिक्कत आएगी, देखने में परेशानी होगी और पर्सन देख नहीं पाएगा, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। किसके कारण हुआ सर? रेटिनोल और विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, क्योंकि ये नहीं होगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो नाइट विजन नहीं होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और मेरे डायग्राम बनाने का पर्पज है जो कि क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा और मुझे भी इसका बेनिफिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है जो मैंने अभी बता दिया ऊपर, रोडोप्सिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द रेटिनोल, यानी विटामिन ए और रेटिनोल की प्रेजेंस में ही रोडोप्सिन है जो कि सिंथेसिस होता है। अगर इसका एब्सेंस हो जाता है, रेटिनोल या विटामिन ए की एब्सेंस रहती है या फिर डेफिशिएंसी होती है, तो रोडोप्सिन है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन पाता है, और सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन पाएगा तो वो जो नाइट विजन होती है वो अल्टर हो जाएगी, और नाइट विजन अल्टर हो जाएगी तो उसको कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियरली अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर से एक फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है विजन के रिगार्डेड। तो विजन के रिगार्डेड मोस्ट ऑफ दी जो मेन फंक्शन है विटामिन ए का वो यही है, ये विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी आई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आई साइट को ये मेंटेन करने का काम करता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ फंक्शन और हम देख लेते हैं। देखिए, इट इज नीड फॉर, ये जरूरी होता है। किसके लिए जरूरी होता है? आगे पढ़ते हैं। देखिए, नॉर्मल विजन और हेल्थ ऑफ आई। नॉर्मल विजन यानी अच्छी दृष्टि के लिए, एक सामान्य दृष्टि के लिए, और आईज की हेल्थ के लिए, आई के स्वास्थ्य के लिए, आई की हेल्थ के लिए, हेल्थ ऑफ आई, इनके लिए जरूरी होता है। नॉर्मल विजन और हेल्थ ऑफ आई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ए, यानी वो जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, हेल्थ ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा मेम्ब्रेन। और विटामिन ए जरूरी होता है स्किन के लिए, विटामिन ए जरूरी होता है हेल्थ ऑफ स्किन, यानी स्किन की हेल्थ के लिए, यानी स्किन के लिए भी जरूरी होता है, और साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए भी जरूरी होता है। देन आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। नेक्स्ट फंक्शन है स्केलेटल ग्रोथ। जो स्केलेटल ग्रोथ होता है, आपका कंकाल की वृद्धि होती है, उसके लिए भी जरूरी होता है विटामिन ए। तो स्केलेटल ग्रोथ के लिए भी जरूरी होता है विटामिन ए, दैट इज रेटिनोल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं,
प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, और ये बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी वर्क करता है, इन्फेक्शन को भी रोकने का काम करता है, इन्फेक्शन से भी हमें बचाने का काम करता है। तो बेसिक जो मेन फंक्शन है इसका वो है विजन, यानी विजन के लिए और आई के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। बाकी कुछ फंक्शन है जैसे कि स्केलेटल ग्रोथ है, स्किन के रिगार्डेड इंपॉर्टेंट है, और इन्फेक्शन प्रोटेक्शन भी ये करवाता है। तो 3 पॉइंट आपको ऑलरेडी याद होंगे इजीली, बट अगर ये भी आपको याद नहीं रहते, बाकी वैसे तो याद हो गए होंगे, आपको हो गए होंगे, बाकी याद नहीं रहता है तो एक पॉइंट तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया विजन के रिगार्डेड रेस्पॉन्सिबल है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, बाकी आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आरएचएस के अलावा, राजस्थान सीएचओ के अलावा अदर सीएचओ जो अदर स्टेट के सीएचओ है जहां पर इग्नू यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाती है, वहां पर कहीं पर थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, कहीं पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो जहां पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है वहां पर ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यूज आएगा और एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, इसीलिए सभी सीएचओज के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्स क्या क्या होते हैं, विटामिन ए किस किस से हमें मिलता है। तो सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल। ध्यान रहे, रिपीट करते रहे ताकि आपको एट द टाइम सेशन के टाइम ही आपको याद रह जाए कि विटामिन ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन ए रेस्पॉन्सिबल होता है आई के लिए, और इसके सोर्सेज हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो बेस्ट सोर्स माना जाता है दैट इज कैरट, बेस्ट सोर्स माना जाता है। गाजर सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए का। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है कैरट। क्या माना जाता है, कैरट को यानी गाजर को सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए का। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आपको यहां पर क्या नहीं भूलना है, कैरट को नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है आपको, यहाँ पे कैरट को नहीं भूलना है, क्योंकि कंपैरेटिव एग्जाम्स में और ऑब्जेक्टिव जब आपका पेपर होता है जहां पर इग्नू यूनिवर्सिटी एग्जाम करवा रही है, वहां पर जो एग्जाम होगा वो कैरट ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है कि विटामिन ए की जो सफिशिएंसी है, विटामिन ए की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो कैरट बेस्ट ऑप्शन है, कैरट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अदर सोर्सेज इसके रिगार्डेड हम देखते हैं। तो 2 टाइप के सोर्स हम देखेंगे, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स के अंदर क्या क्या आएंगे और प्लांट सोर्स के अंदर क्या क्या आएंगे अपन डिटेल से देखते हैं। तो एनिमल सोर्स के बारे में देखते हैं। एनिमल सोर्स मींस जो कि एनिमल से हमें प्राप्त होते हो, एनिमल से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हो। लाइक है, एग्जाम्पल है बटर, घी, एग, मिल्क, लीवर, फिश लीवर आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। ये सारे क्या है, विटामिन ए के गुड सोर्स हैं। ठीक है, क्या क्या है, बटर है, घी है, एग है, मिल्क है, फिश लीवर है, फिश लीवर ऑयल है, ये सारे विटामिन ए के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया। बेस्ट सोर्स हमने कहा कैरट है, और ये जो अभी बात करें अपन ने एनिमल सोर्स दैट इज गुड सोर्स। आगे बात करें नेक्स्ट सोर्स प्लांट सोर्स, यानी जो सोर्स ऐसे फूड ऐसे विटामिन जो कि किससे मिलते हो, प्लांट से मिलते हो, दैट इज प्लांट सोर्स। देखिए द चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए के चीपेस्ट सोर्स माने जाते हैं प्लांट सोर्स। ठीक है, उसके अंदर से भी कौन माना जाता है, ग्रीन लेफी वेजिटेबल। जितने भी हरी पत्तेदार वाली सब्जियां होती हैं वो सारी चीपेस्ट सोर्स, यानी चीपेस्ट मतलब इजीली पाई जाने वाले सोर्स हैं। विटामिन ए हैं जो कि इजीली ग्रीन लेफी वेजिटेबल में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मिल्क है, मिल्क इसके अंदर कैसे ये मिल्क है प्लांट सोर्स के अंदर, एनिमल सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है, मिल्क प्लांट सोर्स के अंदर मिल्क नहीं आएगा। पपाया आएगा यहाँ पे। ठीक है, पपाया है या अदर फ्रूट्स है, और जितने भी वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स बेसिकली आप याद रखें, ग्रीन वेजिटेबल बेसिकली आप याद रखें, ये सारा प्लांट सोर्स का बेसिक और चीपेस्ट सोर्स माना जाता है विटामिन ए का। ठीक है, कौन, ग्रीन लेफी वेजिटेबल। तो यहाँ पर 3 सोर्सेस बेसिकली देखिए। बेस्ट सोर्स होता है दैट इज कैरट,
उसके बाद गुड सोर्स और एनिमल सोर्स के अंदर बटर, घी, एग, मिल्क, लिवर, फिश और फिश एटसेट्रा, ये गुड सोर्स माने जाते हैं। और चीपेस्ट सोर्स जो कि प्लांट सोर्स माने जाते हैं, और प्लांट सोर्स के अंदर भी चीपेस्ट जो सोर्स माने जाते हैं दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्या माने जाते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि चीपेस्ट सोर्स माने जाते हैं। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने विटामिन ए के बारे में डिस्कस किया, उसका इंट्रोडक्शन, देन उसके फंक्शन, देन उसके सोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट। विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? एक अडल्ट के अंदर विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या होती है? लैक्टेटिंग मदर के अंदर क्या होती है? इन्फेंट के अंदर क्या होती है? और चिल्ड्रन के अंदर क्या होती हैं? वो डेली रिक्वायरमेंट हम देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट वन आप देखिए, अडल्ट के अंदर विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट होती हैं, वो होती हैं 600 टू 700 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, 600 से लेकर 700 माइक्रोग्राम पर डे, यानी एक दिन के अंदर 600 से 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। पर डे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, पर डे के अंदर बता रहा हूं और माइक्रोग्राम में मैं बता रहा हूं। ठीक है, पर डे के अकॉर्डिंग और माइक्रोग्राम में यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि काफी बार ऐसा देखने को मिला है माइक्रोग्राम की जगह काफी सारे लोग मिलीग्राम लिख के आ जाते हैं, एमजी लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं लिखना है। कई सारे तो ग्राम ही लिख के आ जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, माइक्रोग्राम के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर अडल्ट के अंदर जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 600 टू 700 माइक्रोग्राम पर डे, यानी 600 से 700 माइक्रोग्राम पर डे। याद रखना है आपको, इतनी रिक्वायरमेंट होती है एक एडल्ट पर्सन को। उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को 750 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की, यानी रेटिनोल के। देन आगे बढ़ते हैं लैक्टेशन के रिगार्डर, यानी लैक्टेटिंग मदर के रिगार्डर, ऐसी फीमेल जो लैक्टेशन करवाती है अपने बेबी को, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उसके लिए 950 माइक्रोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग रिक्वायर होती है। 950 माइक्रोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग रिक्वायर होती है लैक्टेटिंग मदर को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है 350 माइक्रोग्राम पर डे। 350 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है किसकी रिक्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं? विटामिन ए की। विटामिन ए दैट इज रेटिनोल। विटामिन ए दैट इज रेटिनोल। रेटिनोल इज रिलेटेड टू आई रिलेटेड टू रेटिना रिलेटेड टू विजन। ठीक है, तो अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस रिक्वायरमेंट से पर्सन को प्रॉपर अमाउंट में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, रिक्वायरमेंट से कम विटामिन ए मिल रहा है, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ दी अफेक्ट होगी उनकी आई, मोस्ट ऑफ दी अफेक्ट होगी उनका विजन। तो याद रखें ये डेली रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और क्लियरली अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। अगर देखिए जो रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या नहीं मिल पाया है, हमें उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विटामिन ए नहीं मिल पाया है, तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएंगे। और वो कौन कौन से विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होंगे वो अपन आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने विटामिन के रिगार्डेड सारी चीजें पढ़ ली है, विटामिन ए के रिगार्डेड सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, सोर्स पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, उनके सोर्स के बाद फंक्शन पढ़ लिए, फंक्शन के बाद डेली रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। और उसके अंदर सबसे फर्स्ट वन जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आगे के पार्ट में। ठीक है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी डायरेक्टली रिलेटेड होता है विजन से। और विजन कौन सा विजन? नाइट विजन। तो नाइट विजन में क्या होगा? दिक्कत आएगी, यानी ब्लाइंडनेस, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हम कह सकते हैं। इसको मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर माना गया है विटामिन ए का। तो ध्यान रखें, जिनका भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स हो रहा है या ऑब्जेक्टिव्स होगा उसके रिगार्डेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम माना जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर कौन? नाइट ब्लाइंडनेस। काफी बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा जा सकता है। और रिसेंटली अभी जो पटवार एग्जाम हुआ है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रहे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट। इसके अंदर क्या होगा डिम लाइट के अंदर, क्योंकि हमने बात की डार्क विजन की बात की थी, अपन ने क्या बात की थी, डार्क विजन की बात की थी। और डार्क विजन नहीं होगा मतलब डिम लाइट में भी पर्सन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही दिन भर पर्सन को इजीली देख पाएगा, दिन में कोई दिक्कत नहीं है पर्सन को, लेकिन जैसे ही रात होने लगेगी यानी शाम होगी, अंधेरा होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगेगा, पर्सन को देखने में दिक्कत आ सकती है, यानी डिम लाइट में ये इजीली देख नहीं पाएगा, ये पर्सन डिम लाइट में इजीली देख नहीं पाएगा। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट इज द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ अ विटामिन ए डेफिशिएंसी। और नाइट ब्लाइंडनेस सबसे पहले दिखाई देने वाला सिम्टम्स माना जाता है। और पहले पॉइंट में मैंने कहा है कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सबसे फर्स्ट वन, सबसे मेन सिम्टम देखने को मिलता है, वो यही देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस। आई थिंक नाइट ब्लाइंडनेस के रिगार्डेड आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, क्या होता है और क्यों होता है, इसके रिगार्डेड आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं। और नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जेरोफ्थेल्मिया। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जेरोफ्थेल्मिया, और ये भी रिलेटेड है, देखिए जेरोफ्थेल्मिया भी रिलेटेड है आई से। देखिए यहां पर देख सकते हैं आप ऑप्थेल्मिया, और आप एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, तो ऑप्थेल्मिया मींस आप सबको पता है, ऑप्थेल्मिक वार्ड आपने देखा होगा। ऑप्थेल्मिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आई, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है आई से। अब जीरोफ्थेल्मिया मींस समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या होता है, ड्राइनेस हो जाती है, जो आईज होती है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, यानी सूखी सूखी होने लग जाती है। यानी जो लिक्विड होता है, जो लेक्राइमल ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, आंसू जिसको कहते हैं, वो सारे क्या होंगे, नहीं आएंगे। यानी एक तरीके से नॉर्मली अपन कहें तो ड्राइनेस ऑफ आई कह सकते हैं। जीरोफ्थेल्मिया मींस होता है ड्राइनेस ऑफ आई का सूखा पड़ जाना, इस तरीके से होता है। अब ये तो है नहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, तो देखिए बिल्कुल अगर नमी नहीं रहेगी, मॉइस्चर नहीं रहेगी आइस के अंदर, तो वो आइस को अपन ब्लिंकिंग करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, तो दिक्कत आएगी, पेन हो सकता है, खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकती है, तो ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो डायरेक्टली सेकंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सेकंड डिसऑर्डर है जेरोफ्थेल्मिया। और इसके अंदर आई जो हो जाती है, कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ड्राइनेस ऑफ आई हम कह सकते हैं, ड्राइनेस कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो पूरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, वो भी यही लिखा हुआ है जो अभी मैंने बताया। देखिए यहाँ पर द व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई, व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई दैट इज कंजेक्टिवा बिकम ड्राई, कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। व्हेन द आई लीड आर केप्ट ओपन ऑफ हाफ अ मिनट और सो, और आईलिड को बंद करने या उसने करने में भी काफी टाइम लगता है। ऐसा नॉर्मली आपको इतना सा याद रखना है कि आपकी जो कंजेक्टिवा है या फिर आपकी जो आइस है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। आगे देखिए, दिस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ द विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का ये भी एक अर्लीस्ट साइन माना जाता है, किसके बाद, नाइट ब्लाइंडनेस के बाद सेकंड अर्लीस्ट साइन माना जाता है जेरोफ्थेल्मिया। जेरोफ्थेल्मिया सेकंड अर्लीस्ट साइन माना जाता है। आगे देखिए, इन एडिशन कंजेक्टिवा अपीयर मूडी और रिंकल्ड, जो कंजेक्टिवा है वो अपीयर होती है मूडी और रिंकल्ड मतलब सलवटे पड़ी हुई दिखाई देती हैं, ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है जेरोफ्थेल्मिया के अंदर। आपने देखा होगा जब आप गए होंगे ऑप्थेल्मिक वार्ड के अंदर, जो डॉक्टर्स होते हैं वो टॉर्च के जरिए विजन करते हैं, टॉर्च के जरिए देखते हैं आई को, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आई थिंक दोनों डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है थर्ड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसके अंदर है बाइटोट स्पॉट। बाइटोट स्पॉट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, इंपोर्टेंट है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना होला, एक जो ऑब्जेक्टिव पेपर जिसका होने वाला है सीएचओ ट्रेनिंग के अंदर, सीएचओ ब्रिज कोर्स के अंदर जिनका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, वो सारे पॉइंट जो भी मैं मेंशन कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए अगर पास होना है अच्छी तरीके से। तो
सारे पॉइंट्स आपको इजीली पढ़ने हैं और अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, और जो थ्योरेटिकल देने वाला है उसको तो सारे कुछ याद रखना ही रखना है, उनको तो लिखना ही लिखना है। अगर 2 नहीं लिखेंगे, तीसरा लिख देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आ जाता है तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा जो उसके अंदर होगा, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी, कैसे पेपर किस तरीके से सोल्व करना हो। डोंट वरी, आप बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ, विश्वास रखिए, आपको हर चीज यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है अपना, नेक्स्ट डिसऑर्डर है बाइटोट स्पॉट। बाइटोट स्पॉट मींस कह सकते हैं आपकी आई के अंदर स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी स्पॉट देखने को मिलेंगे। कैसे स्पॉट देखने को मिलेंगे? लाइक ब्राउनिश ट्रायंगुलर फोमी स्पॉट, ट्रायंगुलर फोमी पैचेज या स्पॉट सीन इन व्हाइट पोर्शन ऑफ आई। आई का जो व्हाइट पोर्शन है, व्हाइट पोर्शन लाइक स्क्लेरल कंजेक्टिवा या कंजेक्टिवा कह सकते हैं अपन। तो जो भी व्हाइट पोर्शन है आपकी आई का, उसके अंदर ब्राउनिश ट्रायंगुलर इन शेप में स्पॉट देखने को मिलेंगे, दैट इज बाइटोट स्पॉट। यानी बाइटोट स्पॉट इज रिलेटेड टू, बाइटोट स्पॉट इज अगेन रिलेटेड टू आई। तो समझ में आ रहा है कि विटामिन ए डायरेक्टली रिलेटेड टू आई और आई रिलेटेड टू विजन। यानी अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है तो डायरेक्टली विजन को अफेक्ट करेगा। अब वो किसी भी तरीके से कर सकता है, वो नाइट ब्लाइंडनेस भी कर सकता है, वो जेरोप्थेल्मिया भी कर सकता है, या बाइटोट स्पॉट भी कर सकता है। सबसे फर्स्ट वन जो साइन दिखेगा वो दिखेगा नाइट ब्लाइंडनेस का, देन साइन दिखेगा जेरोप्थेल्मिया का, देन साइन दिखेगा बाइटोट स्पॉट का। बाइटोट स्पॉट एक तरीके से जो भी कंजेक्टिवा होता है, जो भी व्हाइट पोर्शन होता है आएगा, उसके अंदर स्पॉट कैसे ब्राउनिश भूरे भूरे कलर के बनेंगे। उसके अलावा ट्रायंगुलर इन शेप में होंगे, 3 कोने में। इस तरीके से जो व्हाइट पोर्शन होते हैं उनके अंदर ब्राउनिश और ट्रायंगुलर इन शेप में स्पॉट देखने को मिलेंगे, दैट इज बाउटोट स्पॉट, दैट इज बाइटोट स्पॉट। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। 3 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है केराटोमलेशिया। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है केराटोमलेशिया, ठीक है। क्या है केराटोमलेशिया? केराटोमलेशिया इज अगेन रिलेटेड टू आई, ठीक है। केराटोमलेशिया इज अगेन रिलेटेड टू आई, ठीक है। केराटोमलेशिया, केरेटिन आपने पढ़ा होगा, केरेटिन, ठीक है। तो केराटोमलेशिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू आई, तो आई से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं इजीली। और केराटोमलेशिया के अंदर क्या होता है वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर पढ़ रहे हैं, 4th डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। इसके अंदर देखिए द कोर्निया, यानी ब्लैक पोर्शन की बात की जा रही है, कोर्निया ब्लैक पोर्शन की बात की जा रही है। अभी तक व्हाइट पोर्शन की बात की थी हमने, कंजेक्टिवा, अब कोर्निया की बात की जा रही है, यानी ब्लैक पोर्शन की बात की जा रही है ऑफ द आई। आई के अंदर जो ब्लैक पोर्शन है वो बिकम सॉफ्ट, वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। एंड लॉस इट्स ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ केरेटिन। देखिए नाम जैसा है, केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया मींस कह सकते हैं अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो रहा है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, तो जो भी कंजेक्टिवा होती हैं कंजेक्टिवा होती है, यानी कंजेक्टिवा जो भी कॉर्निया होती हैं, ठीक है। कंजेक्टिवा व्हाइट पोर्शन होता है, कंजेक्टिवा नहीं, कॉर्निया की बात करें। कॉर्निया जो कि ब्लैक पोर्शन होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं? सॉफ्टनिंग आ जाती है, और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो भी लॉस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर केरेटिन का डिपोजिशन हो जाता है। यानी डायरेक्टली कहें तो डिपोजिशन ऑफ केरेटिन, केरेटिन के डिपोजिशन के कारण से जो कॉर्निया है, जो भी ब्लैक पोर्शन है, वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, और उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी हो जाती है वो खत्म हो जाती है। उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है अगर इस केराटोमलेशिया का ट्रीटमेंट नहीं होता है, फिर वो डायरेक्टली कोज करती हैं ब्लाइंडनेस को, डायरेक्टली कोज करती हैं ब्लाइंडनेस को। अगर केराटोमलेशिया यानी कि उसके अंदर जो भी सॉफ्टनिंग हुई है, ट्रांसपेरेंसी लॉस होने लगी है, यानी डिपोजिशन होने लगा है केराटिन का, अगर प्रॉपर अमाउंट में विटामिन ए की सफिशिएंसी नहीं दी गई, विटामिन ए की एक सफिशिएंट अमाउंट में इनटेक नहीं करवाया गया, ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है, तो वो ब्लाइंडनेस को कोज कर सकती है। यानी डायरेक्टली ये ब्लाइंडनेस करवा सकती हैं। कौन? केराटोमलेशिया। तो केराटोमलेशिया के अंदर क्या होता है? जो भी कॉर्निया पार्ट है आई का, ब्लैक पोर्शन होता है, उसके अंदर सॉफ्टनिंग आ जाती है और ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर केरेटिन का डिपोजिशन हो जाता है।
ठीक है, आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो सीधा सा सिंपल सा यही है कि कॉर्निया के अंदर ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाती है, सॉफ्टनिंग हो जाती है, क्योंकि वहां पर केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है और धीरे धीरे ये थोड़ा पार्ट अफेक्ट होता है, फिर पूरा पार्ट अफेक्ट हो जाता है। और जब पूरा पार्ट अफेक्ट हो जाता है और अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है तो उसके कारण से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। उसके कारण से क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं, नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात करते हैं। आई थिंक क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। यहां तक हमने 4 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पढ़े। सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा नाइट ब्लाइंडनेस, देन हमने पढ़ा जेरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस के बाद जेरोफ्थेल्मिया, देन पढ़ा बाइटोट स्पॉट, देन पढ़ा केराटोमलेशिया, देन ड्राइनेस ऑफ स्किन। हमने फंक्शन के अंदर देखा था कि स्किन की हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है, जो स्किन होती है उसकी हेल्थ के लिए भी ये जरूरी होता है, इसीलिए ये भी डिजीज हो सकती है कि स्किन ड्राई हो सकती है। ठीक है, तो ड्यू टू लेस मेच्योर ऑफ एपिथेलियम सेल, जो स्किन के अंदर एपिथेलियम सेल होती हैं उसका मेच्योर नहीं होता है या फिर वो मेच्योर नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण से स्किन ड्राई हो सकती हैं, स्किन में ड्राइनेस आ सकता है। ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर वालों को ये क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो बेसिकली 4 डिसऑर्डर हमने पढ़े थे उनके रिगार्डेड ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फाइनली विटामिन ए के रिगार्डेड हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है हमने विटामिन के रिगार्डेड, विटामिन ए के रिगार्डेड, उम्मीद है आप सबको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब फाइनली और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं विटामिन ए के रिगार्डेड, दैट इज प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन सर यही प्रिवेंशन है कि अगर विटामिन नहीं मिल रहा है तो ही तो डिसऑर्डर होंगे। अगर विटामिन का सफिशिएंट अमाउंट में हम लेंगे, इनटेक करेंगे, तो क्या होगा? हमें जो डिसऑर्डर है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर भी इसको इंक्लूड किया हुआ है और उसके रिगार्डेड भी इनका इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है। तो यहां पर देखिए, ओरल डोज ऑफ विटामिन ए इन चाइल्ड टू प्रिवेंट द विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है, मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है ये, इसीलिए चिल्ड्रन यानी कि अप्रोक्स मान के चले 13 एज तक मोस्टली ये देखने को मिलता है। ठीक है, 13 एज तक मोस्टली देखने को मिलता है और उससे भी कम देखे तो ये प्रोन माना जाता है। सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है 6 मंथ से लेकर 6 ईयर तक ये देखने को मिलता है, इसीलिए इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है। इम्यूनाइजेशन के अंदर फर्स्ट डोज दी जाती है वो 6 मंथ पर दी जाती है, यानी इसको अप टू 9 मंथ दे सकते हैं, यानी अगर 6 मंथ पर नहीं दी गई है तो 9 मंथ से पहले इसको दे दिया जाता है। और इसकी जो डोज होती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम के रिगार्डेड पूछा जा सकता है, और यही क्वेश्चन आपने देखा होगा राजस्थान सीएचओ के अंदर जो मेन एग्जाम हुआ था जिसके अंदर आप क्वालिफाई करके आए, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था ना, बिल्कुल आया था। और ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और जो भी सीएचओ ब्रिज कोर्स कर रहे हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए जो कि 6 मंथ दिया जाता है वो दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। और सेकेंड डोज ऑफ विटामिन ए दैट इज 12 मंथ, यानी 12 मंथ पर दिया जाता है, जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। तो 6 मंथ पर कितना, फर्स्ट डोज कितनी दी जाती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सेकंड डोज दी जाती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और जो आज के सेशन में जो भी हमने पढ़ा है वो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ये सी उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है अभी तक इस सेशन के अंदर, और अभी तक जितने भी सेशन आपने पढ़े हैं, जितने भी सेशन आपने लिए हैं, वो सारे कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, और उनके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। बाकी उनके रिगार्डेड नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जीवन एजुकेशन पर। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे।